हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 19 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के तहत भारत की प्रमुख महिला बैडमिंटन युगल जोड़ी ट्रिशा जॉली और प्लेला गायत्री गोपीचंद को किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों, इन दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये हैं प्लेला गोपीचंद और ट्रिशा जॉली। दोनों को, इसके साथ ही कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व भारतीय फुटबॉलर हैं इसाक अरुमायनागम को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ खेल प्रोत्साहन एवं विकास के लिए आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो देखते हैं प्रमुख बिंदु क्या है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों ट्रिशा जॉली और प्लेला गोपीचंद सहित 17 खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया जाएगा इसाक अरुमायनागम, ये फुटबॉलर हैं, प्रो फुटबॉलर। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्रशिक्षण में दिया जाता है परवीर सिंह एथलेटिक्स के लिए, छोटे लाल यादव बॉक्सिंग के लिए और नेहा नंद कुमार चौहान शूटिंग के लिए। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये दिया जाएगा आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे। दोस्तों, ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। वर्तमान में 15 लाख की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में किया गया था। ये खेल प्रशिक्षकों कोच को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान होता है उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। पूर्व में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत पर्यावरण क्षेत्र की कितनी मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है, यानी कितने प्रायोरिटीज तय किए गए हैं? तो मुख्य रूप से इसमें 4 जो प्रायोरिटीज तय किए गए हैं। 4 प्रायोरिटीज कौन कौन है? पहले तो 12वीं ब्रिक्स से पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में थी, ये इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में इसका अध्यक्षता भारत द्वारा किया गया। इसमें 4 प्राथमिकताओं को रखा गया है, जिसमें पहला है सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, यानी एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को प्रमोट करना, इसका पहला है। दूसरा है कि जंगल की आग हो या वनीकरण, दावानल और आपदा सहनशीलता, इसको डेवलप करना। एफॉरेस्टेशन यानी जो है वनीकरण को बढ़ावा देना, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट करना। तीसरा है सर्कुलर इकोनॉमी को किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी रीयूज, रिसाइकिल, इन सब चीज़ों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। अनुकूलन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारा एडेप्टेशन कैसा रहेगा, अनुकूलन किस तरह से तैयार किया जाए, इसके लिए ये है। तो ये 4 प्राथमिकताएँ दोस्तों तय की गई हैं। भारत की जो ब्रिक्स विजन थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेटिव फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम है। भारत पहले भी मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहा है। भारत का टारगेट है दोस्तों 2031 से 35 के लक्ष्य रखा है अपना, कि किस तरह से समावेशी विकास और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये 2031 से 35 तक जलवायु प्रभावित करने के लिए भारत अपना टारगेट फिक्स किया है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2026 के 5वें संस्करण का मुख्य थीम क्या रखा गया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2026 का जो मुख्य थीम है वह है दोस्तों सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। सिलिकॉन टू द सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, ये इसका थीम रखा गया है। और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा सेमिकॉन इंडिया 2026 का। इसका ये 5वां संस्करण होगा और 17 से 19 सितंबर यशोभूमि ICC न्यू दिल्ली में इसका आयोजन होगा। सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वर्ष 2021 में शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से भारत का उद्देश्य है कि वो किस तरह से ग्लोबल हब के रूप में सेमीकंडक्टर के ग्लोबल हब के रूप में डेवलप हो। और संबंध मंत्रालय इसका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। सिलिकॉन आजकल अर्धचालक चिप्स के निर्माण में, मोबाइल में, कंप्यूटर, लैपटॉप, AI में ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जिसमें वैश्विक भागीदारी करेंगे वो USA करेगा, जापान करेगा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और मलेशिया।
अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्पदंश यानी स्नेक बाइट की घटनाओं मौतों और इलाज की सटीक निगरानी के लिए इसे अधिसूचित बीमारी यानी नोटिफिएबल डिजीज़ घोषित किया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि जो सर्पदंश होगा यानी स्नेक बाइट होगा, इसको नोटिफिएबल अधिसूचित डिजीज़ माना जाएगा, यानी इसकी सूचना देना जरूरी होगा ताकि इसके आंकड़े सरकार के पास रहें और उसके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम या जो भी उसके यदि चीज़ें देना होगा तो वो सरकार उसके लिए कर सकती है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्टों के अनुसार भारत का नारियल क्षेत्र यानी कोकोनट जो सेक्टर है वैश्विक स्तर पर एक विकास इंजन के रूप में उभरा है, जो लगभग कितने लोगों की आजीविका को सहायता प्रदान कर रहा है? तो दोस्तों, जो भारत का कोकोनट सेक्टर यानी नारियल क्षेत्र है वो लगभग 30 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है। इंडिया कोकोनट सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि दोस्तों भारत जो है, इंडिया पूरे विश्व में नारियल उत्पादन में प्रथम रैंक पर है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन कोकोनट प्रोडक्शन कितना हुआ है? तो दोस्तों लगभग 20,301.22 मिलियन नट्स हुआ है ये, और खेती कितना की जाती है? 2.1 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। सबसे अधिक जो एरिया में खेती की जाती है वो केरलम यानी पहले केरला था, उसका नाम बदल कर केरलम कर दिया गया है। तो सबसे अधिक खेती की जाती है नारियल की केरलम में। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में प्रोडक्शन होता है, नंबर 1 है। और प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादकता कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, तीनों फैक्ट तीनों साउथ के स्टेट हैं। एक पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो नारियल विकास बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोची में। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कोची यानी केरल में ही इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटेड बोन इम्प्लांट्स पर किस जीव से प्रेरित समुद्री संरचना जैसी हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग विकसित की है, जो संक्रमण को रोकने और हड्डियों के तेज़ी से जुड़ाव में मददगार है? तो दोस्तों ये है सी अर्चिन एक समुद्री जीव होता है, इसमें कांटेदार ऊपर इसकी परत होती है। और आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं द्वारा 3D प्रिंटेड बोन इम्प्लांट्स यानी किसी व्यक्ति की अगर हड्डी टूट जाए, मान लीजिए कि हड्डी टूट गया, तो यहाँ पे 3D प्रिंटिंग ये मान लीजिए बोन लगाया गया और जो ओरिजिनल हड्डी है यहाँ है, तो ये अटैच कैसे होगा? यहीं इसी के लिए अटैचमेंट करने के लिए हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग विकसित किया गया है। ऐसा देखा जाता रहा है कि जब हड्डी जुड़ता था तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस, इस रीजन में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता था। तो संक्रमण को रोकने के लिए और हड्डी ये तेज़ी से दोनों आपस में जुड़ जाएँ यहाँ पे, इसके लिए ऐसा हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग विकसित किया गया है जिससे जो हड्डी है आपस में तेज़ी से जुड़ जाएगी। ऐसा शोध आईआईटी मंडी के द्वारा किया गया है और इसका प्रकाशन केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में छपा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में एनसीसी के किस अखिल भारतीय बालिका उच्च ऊंचाई ट्रैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह है अपराजिता परंगला 2026। अपराजिता परंगला पास है, दर्रा है 250 किलोमीटर का। तो यह अपराजिता परंगला 2026 इसको हरी झंडी दिखाया है राजनाथ सिंह ने, है क्या? तो नई दिल्ली में नेशनल जो कैडेट एनसीसी है, ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपराजिता परंगला 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह 250 किलोमीटर का लंबा अभियान होगा जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी यानी स्पीति वैली को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ने वाले प्रसिद्ध परंगला दर्रे से होकर गुजरेगा। ये टोटल डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, नहीं कि परंगला का डिस्टेंस है। यानी दोस्तों ये 250 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जो परंगला पास से क्रॉस गुजरेगा, और ये कनेक्ट करता है स्पीति घाटी को, परंगला और लद्दाख के क्षेत्र को। और ये 30 दिनों की एक जो साहसिक यात्रा है, चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी। और इसमें तीनों जो सेनाओं की 3 महिला अधिकारियों के नेतृत्व में 28 महिला कैडेट्स जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस याद रखिएगा परंगला, इसका नाम अपराजिता परंगला है। बाकी तो आज के कंठ में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।